से अपडेट कर सके। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है कि जब सैनिटी से हम डेटा फैच कर रहे थे तब वहाँ कोई टोकन की जरूरत नहीं, क्योंकि डेटा फैच कर रहे हैं सबको दिख रहा है, वो पब्लिक है। लेकिन अगर आपका एक डेटा है, आपको उसे अपडेट करना है तो उसके लिए सिक्योरिटी होगी, वरना कल को आपने एक वेबसाइट बनाई, आपका कोई और कोलीग जाके आपने सबमिट करवाया चेक करने के टाइम से कुछ टाइम पहले अगर किसी और कोलीग ने जाके चेंज कर दिया आपका डेटा, तो आपका हैकाथॉन तो गया। तो इसलिए टोकन रिक्वायर्ड होता है जहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शन की बात आ जाए। तो सिंपल ये भाई हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? तो अभी आप इसको एक डेवलपर का या एडिटर का राइट दे दें जो कि फुल एक्सेस होगा। मैं इसको डेवलपर का राइट देता हूँ और इसको मैंने कहा सेफ। तो अब ये क्या करेगा, आपके लिए एक टोकन जनरेट करेगा जिसके पास कंप्लीट राइट्स हैं, यानी कि वो आपकी सैनिटी के अंदर डाटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कर सकता है। इसको यहाँ से कॉपी कर लें क्योंकि इसे वन टाइम आएगा, उसके बाद ये नहीं आएगा। तो जैसे ही है इसको आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करके क्या करना है कि ये जो सैनिटी client.js है, ये एक फाइल है जिसके अंदर इन्होंने सैनिटी का क्लाइंट बनाया हुआ है। ठीक है, आपको ये बात पता है ना कि हम जब सैनिटी से कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं, एक क्लाइंट होता है, ठीक है ना। उस क्लाइंट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, उस क्लाइंट के अंदर ये होता है कि किस सैनिटी के किस स्टोर, किस डेटाबेस से आपने कनेक्ट करना है, उस डाटा सेट का नाम क्या है, और तीसरी चीज़ उसके अंदर टोकन कौन सा आप दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखें प्रोजेक्ट आईडी, हमने अपनी प्रोजेक्ट आईडी दे दी, डेटा सेट में हमने प्रोडक्शन का डाटा सेट दे दिया। ये प्रोडक्शन कहाँ से आया डाटा सेट आपके पास, ये देखें, डाटा सेट पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे आ रहा होगा डाटा सेट आपका, उसका नाम है प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे दे दिया कि प्रोडक्शन है, और इस टोकन की जगह पे हमने अभी जो टोकन जनरेट किया था अपना, कनेक्ट हो जाएगा। इस टोकन पे हमने क्या किया, जो टोकन वहां से जनरेट किया था वो कॉपी कर दिया। ठीक है, अभी आपका सैनिटी का क्लाइंट जो था वो कनेक्ट हो गया आपके सैनिटी के डाटा स्टोर के साथ और उस टोकन के एक्सेस के साथ जो आपने उसको प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये काम खत्म हो गया आपका। आपने क्या करना है, जस्ट आपको import data.js, ठीक है, जी जी पूछें। आपका जो है वो देखिए दो तरीके होते हैं इसके। एक तरीका तो यह है कि अभी मैं जब इसको बनाऊंगा ना ENV के अंदर रख के, तो ENV भी ये करेगा, ये क्या करेगा, जो कोड जनरेट करेगा वो कोड डाटा रीड ENV से ही कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब आप ये कह रहे हैं कि गिट पे नहीं जाती ENV की फाइल, तो वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि हमने उसको गिट इग्नोर पे डाला हुआ था। अगर हम उसको गिट इग्नोर से निकाल देंगे तो वो चली जाएगी। अच्छा, अब जब आप वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे तो वर्सल पे डिप्लॉय करने के दो तरीके हैं आपके पास। अगर आपने ENV की फाइल नहीं भेजी है तो फिर आपको वहां पे क्या करना होगा, सिस्टम को वेरिएबल प्रोवाइड कर दोगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ENV की फाइल रखी रहने दें और उससे ही डाटा इंपोर्ट कर लें उसके अंदर वर्सल पे। तो फिर क्या होगा कि आपका जो डाटा आ रहा होगा वो ENV फाइल से आ रहा होगा। आप क्या करें, अपनी जो गिट की रैपर है उसको प्राइवेट कर दें, पब्लिक ना रखें। पब्लिक रखेंगे तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न होता है कि कोई भी आके आपकी ENV की फाइल से आपका डाटा निकाल सकता है। जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं इस तरह के, उनका प्राइवेट रखते हैं कि जिसके अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको प्राइवेट आपने कर दिया। अब जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो आपको फिर वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी ENV फाइल से खुद ही वेरिएबल बना देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो कोड है ना, ये कोड आपका जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये आपकी मशीन पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये गिट पे नहीं जा रहा, ये वर्सल पे नहीं जा रहा, तो इसलिए आप डायरेक्ट इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है,
वो वाला कोड जो कि आपने पब्लिकली रखना हो, उस कोड के अंदर आप सिक्योरिटी लगाते हैं। ये कोड तो आपने मशीन पे रन करना है ना, ये आपकी मशीन पे रन होगा और आपकी मशीन पे रन होते हुए डाटा फैच करेगा एपीआई से और सैनिटी के अंदर पुश करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया कि डायरेक्ट जो आपका सैनिटी क्लाइंट था उसके अंदर जाके चीजें चेंज कर दी। आप चाहें तो .env की फाइल बना के भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप वो करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर चेंज करनी पड़ेगी। मैं उस चीज से बचने के लिए मैंने डायरेक्ट ये कर दिया। अगर मैं अभी वो करता तो मुझे क्या करना होता, मुझे सबसे पहले tsconfig में जाके इसका ये चेंज करना पड़ता, फिर मुझे इसके अंदर एक पैकेज .env का इंस्टॉल करना पड़ता, फिर उस .env के पैकेज से मुझे सारी चीजें इसके अंदर इंपोर्ट करनी पड़ती। तो उससे बचने के लिए मैंने ये किया कि मैंने डायरेक्ट इनके वेरिएबल्स चेंज कर दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास क्या कमांड होती है, TSC से कोड एग्जीक्यूट होता है। TSC कमांड क्या करती है, कंपाइल फाइल्स को TS जो आपकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल होती है उन फाइल्स को कन्वर्ट करती है जावास्क्रिप्ट में। कोड एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कमांड होती है, लोड। ठीक है, तो हम इसमें TSC चलाएं क्या, नहीं, क्योंकि क्यों नहीं चलाएं, इसलिए कि हमने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर कुछ चेंजेस ही नहीं की। अगर हम टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर चेंज करते तो हम TSC चलाते हैं ना। अभी तो हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल थी उसके अंदर चेंज की, तो हम डायरेक्ट अपना नोड की फाइल चला लेते हैं। मैंने कहा नोड, और प्रोजेक्ट का हमारा नाम क्या है, सैनिटी import data.js। अब ये आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं कितना टाइम लेता है हमारे पास। ये तो एरर आ गया, क्या एरर आ गया, Axios एरर। ठीक है, fakestore.com इसको नहीं मिल रहा। एक ट्राई और करते हैं और उसके बाद अपनी APIs को डायरेक्ट फैच करके देखते हैं कि APIs ओके। कहाँ से स्टोर किया उन्होंने, ये देखते हैं कि APIs एक्सेस हो रही है। नहीं, ये चलो आप कनेक्ट करता हूँ। इंटरनेट चेंज करके कोड ये कर रहा है कि आपका ये जो API थी फेक, यहाँ से डाटा उठा रहा है और इस डाटा को आपके सैनिटी के स्टोर के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, देखिए ये कोड सिंपल कुछ नहीं है, टाइप सी पर कोड लिखा हुआ है। Axios का एक लाइब्रेरी है जो कि API फैच करने के लिए यूज की है। इससे पहले हमने क्या यूज किया था API फैच करने के लिए, फैच, जावास्क्रिप्ट का जो फैच का मेथड होता है वो हमने यूज किया था। इन्होंने क्या किया है कि Axios की एक लाइब्रेरी यूज कर ली है और उसका गेट का मेथड यूज किया है। उसके अंदर ये API का एंड पॉइंट दिया, रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स डाटा के अंदर प्रोडक्ट्स थी, वो प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ गई और फिर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लूप चलाया। लूप चला के क्या हुआ, अब ये जो प्रोडक्ट्स का आपके पास एरे था, इसमें क्या था कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है प्रोडक्ट के, इसके ऊपर लूप किया तो इसके अंदर क्या हुआ। अब ये इसका आउटपुट भी देख लेते ना, यहाँ पे किस तरह का आउटपुट आया है इसका, ये देखें, ये इस तरह से आपके पास आउटपुट आ रहा होगा। इसमें क्या है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो जब हमने इसको लूप किया तो इसमें क्या किया, इसने पहले प्रोडक्ट का ये वाला पहला ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी इन प्रॉपर्टीज को रीड किया और इनको सैनिटी के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया। किस तरीके से, ये देखें, इसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया सैनिटी का, आईडी बनाई, टाइप उसकी दी। टाइप क्या होती है, जो हम जब सैनिटी का हम स्कीमा बनाते थे उसके अंदर में एक टाइप डिफाइन करते थे, ये वही टाइप है। इसने कहा जो आपका स्कीमा है उसकी टाइप प्रोडक्ट है और उसके अंदर फिर उसकी मल्टीपल बना के और यहाँ पे क्या किया कि लास्ट में इसने देखें ये किया है
क्लाइंट डॉट क्रिएट, ये क्लाइंट क्या है, सैनिटी का क्लाइंट है और इसका एक मेथड है डॉट क्रिएट का। उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया और ये ऑब्जेक्ट इसने ले जाके सैनिटी के ऊपर स्टोर कर दिया और यहाँ पे आपको ये आउटपुट भी दिखाता जा रहा है। अच्छा ये देखिए ये सारे के सारे इसने पूरा आपको आउटपुट दे दिया कि ये सारे ऑब्जेक्ट इसने क्या किया है कि डाटा इंपोर्ट कंप्लीटेड। अच्छा अब हमने ये वेरीफाई करना है कि ये हमारा डाटा इंपोर्ट हो गया या नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट का स्टेप था ना, इसका काम खत्म हो गया, डाटा आपका इंपोर्ट हो गया, आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप शुरू होगा, उस डाटा को आपने यूज करना है अपने टेम्पलेट के ऊपर, ठीक है। अच्छा लेकिन उससे पहले हमने ये वेरीफाई करना है कि ये हमें डाटा हमारे स्टोर में गया भी है या नहीं गया है। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करें? हाँ, सैनिटी में क्वेरी रन करेंगे। आपके पास सैनिटी स्टूडियो होता है, उस स्टूडियो के अंदर विजन का टैब होता है, वहां पे हम क्वेरी रन करते हैं और उस क्वेरी से हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो अवेलेबल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए हम क्या करें, इसको मैंने कर दिया बंद, इसका काम खत्म हो गया। इस प्रोजेक्ट को भी कर दिया बंद, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। डाटा आपके पास आ चुका है। अब डाटा को हमने वेरीफाई करना है कि डाटा आया या नहीं आया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये देखें, ये तो सैनिटी डैश माइग्रेशन, ये वो प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू आपने माइग्रेशन की है, ये कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट, वो क्या है, आपका हैकाथॉन, ठीक है। तो वो ऑलरेडी आपके पास बना हुआ होगा। मैं कंसीडर कर रहा हूँ नहीं बना हुआ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया क्लास 16, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना होगा, आपने क्लास 16 के अंदर आके या क्लास 16 के बजाय इसको मैं नाम देता हूँ स्टोर का। सैनिटी मुझे चाहिए, ठीक है। उससे पहले क्या करना होगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा। किसका प्रोजेक्ट, Next.js का। Next.js का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, npx create dash next dash app at 14.2.15 लेटेस्ट कर लें, चलो लेटेस्ट कर लें। मसला ये कि चलो लेटेस्ट कर लेते हैं, चल अभी इस तरह कर ले, लेटेस्ट बाद में देख लेंगे फिर इसको। करना है हमारा तो 14 पे कर लें। अच्छा 15 अभी स्टेबल नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी तक हमने आपको ही बना दिया। और अगर आपको भी इतना शौक है तो हम क्या कर सकते हैं। 15 हमने स्टॉप अभी करवा दिया फिलहाल के लिए, लेकिन हम उसका थोड़ा और भी ज़रूर देंगे। उसमें कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं है। अभी हम यहाँ पर कर लें, मसला नहीं है। एरर पता है क्या आएंगे, कुछ वो रिजॉल्व भी हो जाएंगे, लेकिन आपको समझ आ जाएंगे, एक दो और को समझ आएंगे। यहाँ दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे हम सैनिटी के एरर रिजॉल्व करें या 15 के। चीज़ों को जितना इस लेवल पर सिंपल से सिंपल हो सके उतना रखें जी। कर दो, उसको डाउनग्रेड कर दो, क्या मसला है। 15 में कोई चीज़ें कम नहीं हुई, चीज़ें बढ़ी हैं। तो 14 में जो चीज़ें थी ऑलरेडी 15 में भी हैं, वो आराम से हो जाएगा। आप उसको रेपो क्लोन करें, उसको डाउनग्रेड करें और अपडेट करके दोबारा पुश कर दें, क्या मसला है। ठीक है। ये अच्छा किस किस ने 15 में क्रिएट किया हुआ कर दिया, क्यों? मतलब हमने जब क्लास में भी पढ़ाया था तो हमने कहा था कि अभी 14 पे ही करनी है चीजें सारी। हमने ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल कोड के अंदर।
और एक काम करता हूँ, इसको मैं साथ साथ। अच्छा ये बताया मुझे, ये जो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? Next.js का। क्या इसमें सैनिटी होगा मेरे पास? नहीं होगा ना। तो अब क्या करना होगा? सैनिटी को इसके अंदर डालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अपना अभी सैनिटी का स्टोर बनाया है ये वाला, जिसके अंदर हमने डाटा इंपोर्ट किया है, इसी सैनिटी के स्टोर को हम कनेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, क्या करेंगे, ओवरव्यू में आप जाएंगे, यहाँ से कमांड कॉपी की जस्ट, और वो आपने यहाँ पेस्ट कर दी। ये आपका इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर देगा आपके सैनिटी के प्रोजेक्ट को। अच्छा, नॉट फाउंड आउट, डू यू नॉट हैव एक्सेस टू इट? क्यों ये? अच्छा, ये कह रहा है कि आप जो है वो bilal.mk@gmail.com से लॉगिन हुए हैं इसके ऊपर, और आप फैच कर रहे हैं किसी दूसरे रेपो से अंदर। अब ये इशू आ गया। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका पासवर्ड याद नहीं है, वरना मुझे स्टूडियो, ये जो वो प्रोजेक्ट है जो कि डाटा इंपोर्ट कर रहा है मेरा, उस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे कहाँ पे चेंज करना होगा जाके? सैनिटी क्लाइंट में। ठीक है। अच्छा ये बताएं, यहाँ जो लोग बैठे हैं इनको समझ भी आ रहा है या सिर्फ वैसे ही बैठे हैं? समझ आ रहा है सबको? तो आवाज़ सिर्फ एक दो की क्यों आ रही है जब से पूछ रहे हैं? तो नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया, तो क्या हो गया भाई? अगर समझ नहीं आ रहा होता तो पूछ लिया करें, लेकिन ये ऐसे यहाँ पर बैठे हैं, मैं जैसे क्या बोलूँ अब मैं। और इसके बाद जब हैकाथॉन आएगा तब हमें मैसेज आ रहे होंगे कि सर ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है। सिंपल। अब क्या करेंगे हम? आईडी, प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट आईडी कॉपी की, यहाँ पेस्ट कर दी। और क्या चाहिए हमें? टोकन। टोकन कहाँ से मिलेगा? एपीआई। ठीक है, ऐड एपीआई टोकन, और इसमें नाम दे दिया हमने, स्टोर कर देते हैं इसको, और इसमें डेवलपर का एक्सेस दे देते हैं इसको। सेव किया, इससे टोकन जनरेट किया, इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया अपने। ठीक है, अब क्या स्टेप होगा? अब क्या करना होगा? नोट की कमांड चलाएंगे, नोट, और क्या नाम है फाइल का? इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा डॉट जेएस। नहीं, चलना शुरू हो गया। अब ये से डाटा कॉपी करना शुरू कर दिया, यानी कि डाटा एपीआई से फैच कर रहा है और सैनिटी में पुश कर रहा है। ये वही स्टेप्स जो हम पहले कर चुके हैं दोबारा कर रहे हैं। पहले अब मैंने किसी और अकाउंट पे क्रिएट किया था अपना सैनिटी का स्टोर, और अब मैंने उस अकाउंट पे क्रिएट किया है जो मेरे ऑलरेडी मेरे पास लॉगिन है। हिरम यार ये बताएं कि क्या इस प्रोजेक्ट को मैंने कर दिया बंद, और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट का जो हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया है। अच्छा मुझे बताएं, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, एग्जीक्यूट हो जाएगा? ये करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ये सब कुछ। पहले तो इशू आ गया था, मुझे कह रहा था कि लॉगिन नहीं है, मतलब अब तो मैं सेम अकाउंट हूँ, अब चल जाएगा? चलाऊं? कोई चेंज नहीं करनी होगी इसके अंदर? सैनिटी वाली। हाँ सर ने बस जी, कोई चेंज करनी होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर? उसके बाद हो जाएगा। चेंज करना होगा या चलाओ चल जाएगा? सैनिटी का स्टोर चेंज करना, अपडेट करना होगा ना। अभी जो मैंने पहले स्टोर इसके अंदर जिससे क्रिएट किया है वो दूसरा स्टोर था,
अब मैंने अलग स्टोर क्रिएट कर लिया है, तो ये नेक्स्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर अगर मैं आता हूं, ये देखें, अच्छा वो तो क्रिएट ही नहीं, बना ही नहीं था ना स्टोर, ठीक है चले, तो ये बताए ना कि स्टोर ही नहीं बना था। अच्छा एक काम करते हैं, अब क्या करें, कमांड कॉपी करते हैं, कहां से, सैनिटी के स्टोर से, किया कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया और इसको चलाते हैं। अब इसको कॉन्फ़िगर कर देना चाहिए सैनिटी के स्टोर को। ऑप्शंस पूछ रहे हैं क्या क्या ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है मैंने कहा डिफॉल्ट करता है सारे, यस कर दिया, टाइप स्क्रिप्ट यस, एम्बेड सैनिटी स्टूडियो यस, और स्टूडियो यस, और मैंने कहा क्लीन विद नो प्रीडिफाइंड स्कीमा टाइप, स्कीमा कोई नहीं चाहिए, ठीक है, और प्रोजेक्ट एंटर, ठीक है। अब इसने कॉन्फ़िगर करना शुरू कर दिया उस सैनिटी के अकाउंट को जो मैंने क्रिएट किया है मेरे नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर। ये वाले स्टेप किसने कर लिए थे पहले, सरफराज, और अपना आपका शर्जील और यार नाम भूल गया दोबारा में, मोइस, और गर्ल्स में, ठीक है। चले अभी जिन लोगों ने नहीं किया था उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, या उनको समझ नहीं आया, या उनसे हुआ नहीं, अटेम्प्ट किया था लेकिन हुआ नहीं। अच्छा कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया लेकिन उनसे हुआ नहीं, मतलब ये होगा कि आपका नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट भी बन गया है जो कि आपका हैकाथॉन का प्रोजेक्ट था, और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने सैनिटी भी अपनी कॉन्फ़िगर कर ली है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, npm रन डेव, ठीक है, और स्टूडियो चेक करते हैं इसका, थोड़ा टाइम लेता है स्टूडियो। अच्छा ये खुल गया स्टूडियो मेरा, तो डाटा तो नहीं आया मेरे पास जी, हाँ स्कीमा बनाना होगा, हाँ अच्छा मुझे ये बताएं कि मुझे ये चेक करना है कि मेरे जो डाटा सेट है सैनिटी का उसमें डाटा है या नहीं, तो इसके लिए मुझे स्कीमा बनाना होगा लाजमी, या बगैर स्कीमा बनाए भी चेक कर सकता हूँ मैं, लाजमी बनाना होगा स्कीमा। कितने लोग कह रहे हैं लाजमी बनाना होगा स्कीमा, और कितने ये कह रहे हैं कि बगैर स्कीमा बनाए चेक कर सकता हूँ, ठीक है बगैर स्कीमा बनाए हम चेक कर सकते हैं। स्कीमा हम क्यों बनाते हैं, स्कीमा हम बनाते हैं अगर हमें अपने सैनिटी के स्टोर के अंदर डाटा स्टूडियो के थ्रू इंसर्ट करना हो या अपडेट करना हो तो हम स्कीमा बनाते हैं, ठीक है। स्कीमा हम क्यों बनाते हैं कि हमारा जो सैनिटी का स्टोर है उसके ऊपर अगर हमें डाटा इंसर्ट करना है या अपडेट करना है स्टूडियो के थ्रू तो हम स्कीमा बनाते हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं डाटा इंसर्ट भी कोड से करूं, डाटा अपडेट भी कोड से करूं, डाटा डिलीट भी कोड से करूं, तो फिर मुझे स्कीमा बनाने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। स्कीमा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं, स्कीमा ज़रूरी होता है स्टूडियो के लिए, अगर आप स्टूडियो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो स्कीमा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक चीज़ है विजन, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डाटा सेट है उसके अंदर क्या डाटा अवेलेबल है, ठीक है।
क्यूरी एग्जीक्यूट करता है। क्या होती है क्यूरीज? अच्छा, इसके अंदर जो आपको एक काम करते हैं, यहाँ पे आप अगर जाए लिखे हैं सैनिटी चीट शीट, ये आप सर्च करेंगे चीट शीट, और जब चीट शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखें नीचे सारी जो है वो क्यूरीज मिल रही है कि आप सैनिटी से डाटा किस तरह क्यूरी कर सकते हैं, ग्रॉक लैंग्वेज। ठीक है, ABC। अच्छा, ठीक है, तो ये यहाँ से आपको मिल जाएंगे सारे, और ये इसका लिंक भी आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर दिया हुआ है जो सरवीन ने शेयर किया हुआ है। ठीक है, मैं आता हूँ विजन में। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा डाटा था वो इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो एक स्टैटिक सबसे पहले करते हैं, और स्टैटिक जब करेंगे तो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि आपके डाटा सेट के अंदर जितनी चीज़ें वो सारी की सारी आ जाएंगी। मैंने फैच किया, इसमें मिलेगा 50 आइटम्स। अब 50 आइटम्स के अंदर इसने क्या किया कि सिस्टम्स की भी दे दी, डिफरेंट दे दी। तो मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलर चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए 20 आइटम्स। इसका मतलब है कि अब आपका जो सैनिटी का स्टोर है उसके अंदर प्रोडक्ट का स्कीमा है या डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर आपके पास 20 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। देखिए 20 आइटम्स का मतलब ये है कि 20 रिकॉर्ड्स हैं। ये रिकॉर्ड्स कहाँ से है? ये उस रूटीन से है जो भी हमने एग्जीक्यूट की थी, API से फैच किया और इस सैनिटी के अंदर से डाल दिया। तो यहाँ से हमारे पास वेरीफाई हो गया कि हमारी जो इंपोर्ट की रूटीन थी वो सक्सेसफुली चल गई। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि उसने वहाँ पे मैसेज दे दिया कि हाँ सक्सेसफुली कंप्लीटेड, बल्कि हमारे पास डाटा भी अवेलेबल हो गया हमारे सैनिटी के स्टोर के अंदर। ठीक है, अच्छा, एक क्यूरी मैं आपको लिख देता हूँ, ये मैं शेयर भी कर दूंगा। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपके पास आपके सैनिटी के अंदर कौन कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, स्टैटिक, और मैंने कहा अंडरस्कोर टाइप नॉट इक्वल्स टू सिस्टम। सिस्टम टाइप के ना हो, और उनकी मुझे जो है वो टाइप बता दो कौन कौन सी है। तो अब यहाँ पे आपके पास जितने आपके पास इसमें होंगे वो आ जाएंगे आपके पास। ये देखें 4 तरह के, एक प्रोडक्ट का है, एक सैनिटी डॉट इमेज एसेट है, सिस्टम डॉट ग्रुप है, सिस्टम डॉट रिटेंशन है। ये जो 3 है ये इसके अपने सिस्टम्स के हैं, और हमारा जो है वो एक प्रोडक्ट वाला है डाटा सेट। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आपका हो गया काम कंप्लीट कि आपने सैनिटी का स्टोर बना लिया, अपना डाटा इंपोर्ट कर लिया और उस डाटा को वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा इसके बाद? जी, फैच करना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये डाटा जो हमारे पास आ गया है इसको हमें पॉपुलेट करना है अपने हैकाथॉन वाले टेम्पलेट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं यार, गिटहब को यूज करने का मैं जो है ना बेसिकली वो गिटहब यूज करेंगे ना, उसके अंदर हो सकता है कि उसके पास जो टेम्पलेट हो ना वो ये इसमें ये डाटा ना हो, क्योंकि ये जो डाटा है ना ये डाटा है प्रैक्टिस वाला, या तो प्रैक्टिस वाला किसी का बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं, आप लोग घर पे कर लीजिएगा, ना होगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, अच्छा, क्या करता हूं मैं, जस्ट कुछ नहीं करता, 3-4 प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं और उस प्रोडक्ट को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि इस डिफ को डिलीट किया, और इसके अंदर मैंने कहा कि कार्ड बनाते हैं अपने ना, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए किस तरह होता है, प्रोडक्ट के कार्ड्स बना लेते हैं, 3 या 4 कार्ड बना लेते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है प्रोडक्ट डिस्प्ले के अंदर? आपके पास इमेज होगी, उसका नाम, उसके डिस्क्रिप्शन, प्राइस, रेटिंग और कोटेशन, प्रोडक्ट की लोकेशन। प्रोडक्ट की लोकेशन से मतलब डिस्क्रिप्शन, रेटिंग
और प्राइस, ऐड टू कार्ट का बटन, ये 3-4 चीज हो सकती है जी। हाँ, डिस्काउंट प्राइस मतलब मल्टीपल, अब ये देखें तो आपके, हाँ पेज पे भी आ सकता है। और अब ये है कि ये देखें अभी हम जो करना चाह रहे हैं ना, वो ये करना चाह रहे हैं कि हम एक सिंपल सी चीजें कर लें। उसके अंदर जितनी आप चीजें बनाना चाहें वो तो आपके टेम्पलेट के ऊपर है कि आपके टेम्पलेट जो प्रोवाइड किया हुआ है उस टेम्पलेट के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं। हो सकता है कि किसी के पास ऐसा टेम्पलेट हो जिसके अंदर डिस्काउंट प्राइस ही ना हो, ठीक है, तो वहां पे वो चीज वैलिड ही नहीं होगी। तो हम तो एक जनरलाइज काम कर रहे हैं और स्पेशलाइज काम फिर जो भी आपके अकॉर्डिंग टू आपका टेम्पलेट होगा उसको आपने करना होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, सबसे पहले इमेज SRC, और इसके अंदर इसकी विड्थ, ऑल टैग, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसकी H2 में हेडिंग या प्रोडक्ट नेम, और P में क्या हो सकता है कि इसकी प्राइस, डिस्क्रिप्शन, और इसकी प्राइस कर लेते हैं। और इसके बाद एक बटन डाल देते हैं इसके अंदर ऐड टू कार्ट का। चलो ठीक है, तो ये एक कुछ इस तरह का हमारे पास कार्ड का एक डिस्प्ले होगा। अब इसके अंदर अभी तो मैंने क्या किया है कि जस्ट प्लेस होल्डर लगा दिया ना। अब इन प्लेस होल्डर को हमने फिल करना है। किससे फिल करना है? जो हमारा डाटा सैनिटी में पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उस सैनिटी को इंपोर्ट करने के लिए हमें उस डाटा को हमें यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले वो डाटा फैच करना होगा, ठीक है। हाँ, उस डाटा को फैच करने के लिए हम कोई रूटीन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन, इसकी नजर आ रही है ना सबको? अच्छा, यहाँ पे मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। मैंने कहा कॉस्ट गेट प्रोडक्ट, और ठीक है, कॉस्ट प्रोडक्ट्स कर लेते हैं इसको। अवेट क्लाइंट डॉट फैच। अच्छा, अब क्या करना होगा? इसके अंदर हमें लिखनी होगी क्यूरी। अच्छा, अब वो क्यूरी लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम ये करते हैं कि अपना जो हमारा स्टूडियो है वहां जाके हम क्यूरी लिख लेते हैं। ठीक है, स्टूडियो में जाके हम अपनी क्यूरी लिख लेते हैं और उस क्यूरी को यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेंगे। बाद में खेलता है ना तो यहाँ पे आके हम अपनी क्यूरी लिख लेते हैं। और क्यूरी लिखने के लिए हमने क्या किया? मैंने कहा कि अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू प्रोडक्ट, और बस इतना ही। जीरो इंडेक्स, तो वो तो एक प्रोडक्ट आएगी ना, जीरो इंडेक्स है तो। अच्छा, इसको मैं चला दूँ, अभी क्या करेगा? 20 की 20 प्रोडक्ट आ गई।
अच्छा, मुझे अपने होम पेज के फर्स्ट सेक्शन पे 3 प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे? वो तो फील्ड्स हमें चाहिए होगी ना, कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए? मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए, फील्ड्स चाहिए मुझे 3। जैसे अभी देखे मैंने किया टाइप इक्वल्स टू प्रोडक्ट, तो इसे 20 आइटम देखे 20 ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर दिए, 20 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर दिए। मुझे 3 रिकॉर्ड्स चाहिए। नहीं, क्वांटिटी कर ली, प्राइस कर लिया, ठीक है? हाँ, क्या हो गया? 4 हो गया। चले हम 5 कर लेते हैं इसको। मैं फिर इमेज वाला भी कर लेता हूँ। इमेज डॉट एसेट और इमेज और यूआरएल 5 हो गए। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। 5 रिकॉर्ड आएंगे? नहीं सर, 20 के 5 पूरे 20 आ रहे हैं अभी भी। अच्छा, 20 आ रहा है, लेकिन फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि जो मैंने करली ब्रेसेस के अंदर फील्ड्स दिए, अब सिर्फ वो फील्ड्स आ रही हैं, एक्स्ट्रा फील्ड नहीं आ रही, लेकिन रिकॉर्ड 20 ही आ रहा है। मुझे रिकॉर्ड 3 चाहिए। यहाँ पे ये क्या है? करली राउंड वो स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसका मतलब है एरे। स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब है एरे, और उन एरे के अंदर करली ब्रेसेस मतलब ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहे हैं कि आपके पास एक एरे है जिसके अंदर 20 ऑब्जेक्ट्स हैं। एरे में से डाटा फैच करने के लिए हम क्या करते हैं? इंडेक्सेस यूज करते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 0 कर दूंगा तो ये 0 इंडेक्स पे डाटा है वो लेकर आएगा, एक रिकॉर्ड लाएगा। ये देखें, अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो ये 1 इंडेक्स पे जो डाटा है वो लेकर आएगा। इसने एक तरीका दिया, इसने कहा कि अगर आपको रिकॉर्ड्स जितने चाहिए, यानी कि मैंने कहा मुझे फर्स्ट 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो इसने कहा 0 लिखो, डबल डॉट लगाओ और लास्ट इंडेक्स लिख दो, ठीक है? 0 डबल डॉट और लास्ट इंडेक्स। तो अब ये क्या करेगा? 0 से लेके 4 तक के जो रिकॉर्ड हो गए वो लेके आएगा, यानी कि फर्स्ट 5 रिकॉर्ड लेकर आ जाएगा। इसको मैंने फैच किया, देखिए 5 आइटम्स, ठीक है? हमने क्या किया? इस क्यूरी को यहाँ से कॉपी किया और इसमें सारी चीज़ें आपके पास, नेम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, इमेज, ठीक है, सारी चीज़ें। और यहाँ ले जाके हमने जो हमारा यहाँ पे लिख दी फैच के अंदर, ठीक है? और इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। वो नॉट तो वो दिख रहा है कि हाँ नॉट यूज्ड, ठीक है? अच्छा, ये कहाँ? ये आ गया कॉस्ट प्रोडक्ट। अब बताएं, मेरे पास डाटा आ गया प्रोडक्ट का, इतना काफ़ी है या इसके अलावा और भी कुछ करना पड़ेगा? हाँ, क्या चीज़? अच्छा, मतलब ये जो कॉस्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट क्लाइंट डॉट फैच, और इसके अंदर मैंने क्वेरी लिखी है, ये कोड एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास डाटा आ जाएगा या इसके अलावा और भी कुछ करना होगा? आ जाएगा, ठीक है? जस्ट हमें सिर्फ ये करना होगा यहाँ पे आके कि रिटर्न प्रोडक्ट्स, ठीक है? यानी कि जो ये डाटा आया है इस डाटा को हमने रिटर्न करवा दिया। और करना ये होगा कि हम यहाँ पर आएंगे अपने कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ पे आके हमने लिखा कॉस्ट प्रोडक्ट्स अवेट गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है? और इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे कंसोल भी करवा लेते हैं, ये देखने के लिए कि डाटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। आ जाएगा, देख लेते हैं, आ गया, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये हमारे काम कंप्लीट हो गया कि हमने डाटा 5 रिकॉर्ड फैच कर लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि ये जो रिकॉर्ड्स आए हैं इन रिकॉर्ड्स को हमने डिस्प्ले करवाना है अपने पेज के ऊपर। तो क्या करते हैं इसके लिए? टाइप बनाएंगे। चले पहले टाइप बना लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं आता हूँ SRC के अंदर, यहाँ पे टाइप्स का एक फोल्डर बनाता हूँ और इसके अंदर ले लेता हूँ प्रोडक्ट डॉट
TS और एक्सपोर्ट टाइप प्रोडक्ट, क्या बनाएंगे टाइप आईडी, स्ट्रिंग, नेम, स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन, स्ट्रिंग, प्राइस, नंबर, और क्या थी तीसरी चीज, इमेज, URL, वो क्या था, स्ट्रिंग। और ये एरे है, और एरे को आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर मैप का मेथड लगाते हैं, और इसका सिंटैक्स होता है कि इसके अंदर फंक्शन पास करते हैं। ठीक है, फंक्शन में हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट होगा, इसका जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो कोई भी इसकी वैल्यू होता है, प्रोडक्ट ले लेते हैं, और इसको चले हमने टाइप बनाई है तो इसको टाइप भी दे देता है, आगे टाइप इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर क्या किया मैंने, जो ये जावा इसके वो जो JSS बनाई हुई थी, ये मैंने लाके यहाँ पे रिटर्न, अच्छा ये क्या एरर है सर, आप बराबर वाले आपके, हाँ ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा कौन बताएगा, हैंड रेस कर दे जी, की देंगे इसके अंदर। ठीक है ना, इसमें ये कह रहा है कि आप जब इसको लूप कर रहे हैं जैसे इसको इसके अंदर, तो इसके अंदर की डिफाइन करनी होती है, इसमें हमने दी की। अच्छा की क्या होती है, की कोई भी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो यूनिक आइडेंटिफायर हमारे पास है वो प्रोडक्ट की आईडी है, ._id। ठीक है, ये आ गया, और इसी तरह SRC के अंदर हमने क्या दे दिया, product.image URL। ठीक है, प्रोडक्ट के नेम के अंदर क्या आ गया, product.name। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या आ गई, product.description, और प्राइस में आ गई product.price। ठीक है, इसका व्यू चेक कर लेते हैं किस तरह का बन रहा है, हमारे पास बहुत ही गंदा सा बन रहा होगा। ओह, अब क्या करें, हाँ आए, उनका जो डोमेन है उसके अंदर डोमेन है, पहला ये वाला डोमेन जो है इसको व्हाइट लिस्ट कर दो, तो ये देखिए ये आ गई आपके पास। ठीक है, अच्छा एक चीज बताएं सर, एक बार आप कोड में जाएं अपने, जहां आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है, यहाँ सर के पास डायरेक्ट इमेज URL कैसे आ गया, जबकि हमने देखा है कि जब भी हमें सैनिटी से इमेज मंगवाते हैं तो हमारे पास एक URL4 का मेथड है जो कि सैनिटी ने प्रोवाइड किया, वो यूज़ करते हैं। सर ने तो यहाँ कुछ यूज़ नहीं किया, क्या क्वेरी के अंदर आ गया सर, ये देखें ये इमेज URL है क्या, देखें आप यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, एक आ रही है इमेज और नीचे है URL। इमेज एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सर ने सिंपल क्या किया है, देखिए जब हमारे पास नॉर्मल इमेज मंगवाते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, और हमारे पास सैनिटी का एक मेथड है URL4 का जो वही काम करता है जो कि सर ने क्वेरी में कर दिया। वो सिंपल क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को लेता है, उसके अंदर से URL को एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो यहाँ सर ने क्वेरी के अंदर अपनी एक कस्टम प्रॉपर्टी बना दी है, देख रहे हैं, बाकी सारी जो हैं वो बगैर इन्वर्टेड कॉमा के हैं, लेकिन ये इमेज URL है ये इन्वर्टेड कॉमा के साथ है। सर ने कस्टम अपनी खुद की बनाई है, आपके प्रोडक्ट के अंदर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगी, लेकिन ये सर ने खुद की एक कस्टम प्रॉपर्टी बनाई है जिसकी वैल्यू क्या है, इमेज डॉट एसिड एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जाके हमने URL गेट करना। तो यहाँ देखें सर के पास ये डायरेक्ट URL आ रहा है,
तो दोनों तरीके हैं आपके पास, या तो आप ऐसे कर लें या फिर वो URL फॉर का मेथड यूज कर लें। ये तरीका ज़्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहाँ से क्वेरी के अंदर मंगवा लें और आपके पास URL आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अभी जो सर ने बता रहे थे बेसिकली इसमें क्या होता है, देखें मैंने जब क्यूरी में लिखा नेम, तो इसने क्या किया कि इसने जो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम था ना वो लेकर आ गया। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको मंगवाऊँ तो मेरे पास जो डेटा इसमें सेव डॉक्यूमेंट है वो नेम से सेव है प्रोडक्ट का, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्यूरी के अंदर नेम ना आए बल्कि प्रोडक्ट नेम के अंदर आए ये डाटा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको अपना आप कस्टम बना सकते हैं फील्ड। ठीक है, ये क्या करता है, ये करेगा कि नाम से उठाएगा और नाम की फील्ड बना देगा क्यूरी के अंदर, डिस्क्रिप्शन की फील्ड यहाँ से उठाएगा और क्यूरी में डिस्क्रिप्शन ही बना देगा। मैं चाह रहा हूँ उठाए नाम से, लेकिन जो मेरे पास डिस्प्ले हो वो प्रोडक्ट के नेम से हो। तो हम जस्ट यहाँ पे कर सकते हैं कि मैं डबल कोट करना पड़ेगा हमें उसको, जस्ट हमने करना पड़ेगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और इस ये आ गई, ये बन गई उसकी, देखें डबल कोड पे दे दिया ना, ये उसकी प्रॉपर्टी बन गई। अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा